नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 के 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की वीडियो में हम बाकी सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है HCF 306 657 बराबर 9। 306 और 657 का HCF 9 दिया है तथा LCM 306 657 ज्ञात करना है हमें। इनका HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का और हमारे लिए LCM ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणित HCF। ये हमने प्रूफ की थी, आप लोगों को याद होगा। तो दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी हुई हैं, 306 और 657 तथा इनका LCM कितना, इनका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और हमसे LCM पूछा है। तो ये 9 यहाँ पर गुणा में है। यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो नीचे इसके भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर LCM। अब इस 9 से हम इसको काट देते हैं तो 9 तिया 27, 3 बचेंगे, हो गए 36 और 9 चौको 36। कितना बचा, 34 गुणा 657 बराबर LCM। इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। 22,338 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ये इसका LCM होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हमें प्रश्न को समझना जरूरी है कि इसमें पूछा क्या गया है। तो भाई हमें जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर अनंत तक। मतलब हम यहाँ पर n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें तो 6 पे n जो उत्तर आएगा उसका क्या 0 पर समाप्त होगा। जैसे 6 पे n मतलब समझ रहे, 6 पे n हमने यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने रखा 6 पे 1 रख दिया तो 6 पे 1 मतलब 6 आ जाएगा। 6 पे यहाँ 2 रख दिया मतलब 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमसे वो यही पूछ रहे हैं कि n के लिए हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को मान रख दे 1 से अनंत तक, तो क्या वह 0 पर समाप्त होगी। मतलब 0 पर समाप्त होने वाली 10, 100, 1000, 2000, तो क्या यह 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ देखें, हम इसका उत्तर मैंने पहले से लिख रखा है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। क्योंकि भाई 0 बनाने के लिए उनके गुणनखंड में 2 गुणा 5 आएगा तो जब ही तो 0 बनेगा। लेकिन यदि हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 के अलावा कोई संख्या आएगी नहीं। तो भाई इनके ऊपर हम कितनी भी घात चढ़ाते रहें 0 नहीं बनेगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, अर्थात 6 पे n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी संख्या n के लिए। n का कोई भी मान रख दे हम, यह 6 पे n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। तो पेपर में जब भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमें सेम इसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हम 6वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा गया है, व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाज्य संख्याएं तो हैं लेकिन क्यों हैं हमें रीजन बताना है। तो भाई दो संख्याएं पूछी जाती, 2 संख्याओं के नाम मिलेंगे आपको, एक भाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या। तो पहले तो इनकी पहचान जाने कि भाई आप सभी ने गुणनखंड किए होंगे तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कोई संख्या है 2, 3, 5, 7, तो ये ऐसी संख्याएं या तो इससे 1 से भाग जाएगा या स्वयं इसी संख्या से भाग जाएगा। यदि इनका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का क्या निकलेगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। समझ रहे, केवल इनके 2 गुणनखंड रहेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड रहते हैं वो होती हैं अभाज्य संख्या, और जिन संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड रहते हैं वो हो जाती हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर हमने 4 लिया तो देखो 2 दूनी 4, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 1 से भी भाग चला जाएगा। गुणनखंड क्या मतलब होते हैं, जिन संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो इसके देखो 3 गुणनखंड बन गए, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं तो ये हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्याएं।
और यदि केवल 2 गुणनखंड बन रहे हैं तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं रहेंगी। अब हम इस सवाल को देखते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें गुणा में लिखी हुई हैं, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 11 धन 13, यहाँ से कॉमन निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा तो गुणा 1 बचेगा, धन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 7 का गुणा 11 में 11 7 77 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा, 77 एकम 77, धन 1 बचेगा। कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 77 और 1 78 हो जाएगा। सॉरी, धन 13 बचेगी। सॉरी, इसको हम फिर से करते हैं। संख्या हमें क्या दी हुई है, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो यहाँ से हमारी 13 कॉमन आ जाएगी, 13 को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1, ये 13 बाहर आ जाएगा तो गुणा 1, अंदर ये 13 भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 13 यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 7 77 धन 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 13 गुणा 78। तो क्या हम 78 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं? तो आप देखोगे 78 के अगर गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 2 तिया 6, 1 बचा 2 इनाम 18, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा और 13 एकम 13। तो 78 को तोड़ा तो कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो देखो ये जो संख्या 13 गुणा 78 जो भी संख्या बनेगी तो उसके कितने, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहा है, मतलब यह संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो यह संख्या भाज्य है। अब ऐसे ही हम दूसरी वाली को चेक करेंगे। तो दूसरी वाली हमसे क्या पूछी गई थी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही पूछी गई थी, और 1 धन 5। अब इसको हमें चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। तो हम इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा तो हम 5 बाहर निकाल लेते हैं। 5 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और धन यहाँ से 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इनका हम गुणा करेंगे, 7 6 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, धन कितना हो जाएगा, 1। फिर इसका गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 चौको 96 और 4 100, ये हो गया 1008 धन 1। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009। यदि इस हम संख्या को इसको गुणा करके यदि हम जो संख्या बनाएंगे, जैसे हम बना लेते हैं तो 5 नाम 45, 4 बचे तो यहाँ 4 0 5, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 5045। तो यदि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे तो ये भाज्य होगी। तो हम इसको निकाल लेते, देखो एक गुणनखंड तो 5 बन गया, एक गुणनखंड इसका 1049 बन गया, और एक से इसका 1 भी रहेगा गुणनखंड। तो देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन गए, मतलब यह संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे कि संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अब आया समझ में। हम अगला और अंतिम सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का, जो कि कंपटीशन में जब आप तैयारी करोगे भविष्य में तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्या है हमारा 7वां सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे हमने एक खेल का मैदान ले लिया, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल पथ है, पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, देखो सोनिया को लग रहे हैं कितने, 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट लग रहे हैं। और क्या कहा गया इसमें, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ से इनने भाई यदि यहाँ से सोनिया लगाती है तो इसको 18 मिनट लगेंगे और रवि को 12 मिनट लगेंगे, लेकिन ये एक ही स्थान और एक ही समय से चलना इनने शुरू किया, तो हमें निकालना है कि बताइए वे कब दोबारा मिलेंगे, कितने समय बाद। तो क्या हो जाएगा भाई, यदि जैसे इसने एक चक्कर लगाया तो 18 मिनट बाद ये वापस यहीं आ जाएगी, लेकिन रवि ने यहाँ से चालू किया तो भाई वो पीछे चलेगा क्योंकि इसको 12 मिनट लगेंगे, तो ये और आगे निकल जाएगा, तेज दौड़ रहा है।
तो हमें निकालना है कि भाई कब मिलेंगी। तो ऐसे सवालों में हमें LCM निकाल देना है 12 और 18 का। LCM निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 नाम 18। अब यहाँ 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से देंगे 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा तो 3 लिखेंगे, 3 से देंगे 1 का 1 और 3 एकम 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 ती 36। मतलब दोनों 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे इसी बिंदु पर जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था। समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इनका LCM निकाल देना है और LCM निकालना मैंने सिखा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली प्रश्नावली में। धन्यवाद।